स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ऑल इंडिया लेवल में आज ये बीसी जनगणना पे ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रहे। वो योगेंद्र यादव जी, हमारा आर कृष्णा एमपी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, रवि जी और हमारा तेलंगाना फाइटर अद्दंकी दयाकर जी, मल्लन्ना जी, हरीश चौधरी जी and our students Kiran, Pankaj, Pushparaj, Maruti, अनिल, सबको नमस्कार। बहुत खुशी का बात है, ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। ये all irrespective of politics, all political leaders, all parties है so BC OBCs मिलके ये पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में ये कंपलसरी होना, जब तक ये पार्लियामेंट नहीं चलना बोल के गड़बड़ करने का मौका है ये। मगर आज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनाइज करके हम भी तैयार है। आज इंडिपेंडेंस आके इतना दिन हुआ, अब तक भी एक ओबीसी मिनिस्टर नहीं है ऑल इंडिया लेवल में। हम किधर है? कई को ऐसा हालत आ गया, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर भी है मगर आज बीसी जनगणना के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होता। जनरल में एक कॉलम रख के ओबीसी कितना लोग हैं बोल के एक कॉलम रख के तो आ जाता है, मगर क्यों नहीं कर रहे, क्यों डर रहे? आज सोचने का बात है। सिर्फ इतना लोग 80 अबाउट 80 crores पॉपुलेशन ओबीसी इन इंडिया। इतना पॉपुलेशन से 3400 का ऊपर कैस्ट है, सब कैस्ट। इतना लोगों को फाइनेंशियली पोजीशन क्या है, पॉलिटिक्स में कहां तक आया, वो हिसाब आता। वो हिसाब आए तो छोटा पॉपुलेशन वाले आज गवर्नमेंट रूल कर रहे। जब कैसा रेवोल्यूशन आता नहीं मालूम, वो पॉपुलेशन दबाना, उसका फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताना। अगर वो बीसी जनगणना करे तो ये पूरा मालूम हो जाता। उसीलिए वो नहीं करना बोल के इलेक्शन टाइम में बोलते, आफ्टर इलेक्शंस कोई भी इसके बारे में नहीं बात करते। उसीलिए आज बच्चा मौका मिला। हमारा तेलंगाना में भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोकल बॉडी में हम रिजर्वेशन देते, हम स्टेट में डीसी जनगणना करते बोल के भी प्रॉमिस किया। मगर अब प्रॉमिस करने के बाद आज फिर उल्टा वही हालत हो रहा। इसलिए पार्लियामेंट में बिल पास होना और लोकल बॉडी में हर एक में रिजर्वेशन आना। कभी भी पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन आए तो अपने हालत अच्छा रहता, नहीं तो जब तक मांग लेना वो देना ये देना बोल के बोलना। इसलिए आज सब एक ही जगह पे आना, हर एक एमपीज भी एक मीटिंग रखना, ओबीसी मीटिंग रख के वो कौन किसका पार्टी में, वो पार्टी का ऊपर फोर्स लाके कंपलसरी ओबीसी का रिजर्वेशन के साथ हर एक भी हम लोग फायदा उठाने के लिए यही मौका है। बीसी जनगणना कंपलसरी करना है ये देश में। अगर नहीं करे तो सब एक ही होना। क्या करना आप स्टूडेंट्स, आप लोग डिसाइड करो, अब आगे बढ़ो, आप लोगों ने डायरेक्शन दो। कोई रिजर्वेशन अगेंस्ट है उसके ऊपर क्या करना, कैसा वो कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो कोई उल्टा बात करते उसके ऊपर उसका पॉलिटिक्स के ऊपर आप लोग स्टूडेंट्स आगे रख के उसको स्टेटमेंट देना और रेवोल्यूशन लाना। जब तक हम लोग अपना हालत ऐसा नहीं रहता, ऐसा मीटिंग्स हर एक स्टेट में भी रखना, देश में पूरे एक रख के पूरा ऑल पॉलिटिकल ओबीसी को मिला के एक बार राउंड टेबल मीटिंग लगा के कोई भी एब्सेंट हो गए तो भी
वो कॉन्फ्रेंस में बोला, अब राउंड टेबल मीटिंग लगाया, उन्होंने नहीं आया, अपने वोटों से आप जिताया, फिर वो डिस्कशन नहीं आया बोल के भी उसको बदनाम करना, सब एक ही जगह रहे जैसा आप लोग करना। हम हमारे पार्टी से हमसे आप जो कुछ वो ऑर्डर दिए तो हम हमारा पार्टी से अनाउंसमेंट करने के लिए हम तैयार है। 33% रिजर्वेशन के लिए भी हम लोग असेंबली में तीर्मान करके इधर भिजाया, और बीसी जनगणना के लिए करना बोल के भी हम लोग रिजर्वेशन पास करें, हर एक स्टेट में भी ऐसी करना, और फाइनली ऑल इंडिया लेवल में एक मीटिंग लगाने के बाद आप लोगों भी डायरेक्शन देना कौन कौन क्या करना, हम तैयार है। थैंक यू। कोई हमारे स्टूडेंट्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूरा आउट ऑफ पूरा कंट्री से पूरे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा मीटिंग, थोड़े लोग आए होंगे मगर देश पूरे भी देख रहे क्या कर रहे, कौन कौन क्या कर रहे देख रहे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. I request Sri Harish Chaudhary ji, who is the MLA Rajasthan Legislative Assembly, to address the gathering. सबसे पहले तो मैं आयोजनकर्ता छात्रों को जो ओबीसी वर्ग से है उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जातिगत जनगणना के संदर्भ में उन्होंने आज ये आयोजन किया है। ये युग भ्रांतियों का युग है, और इस भ्रांति के युग में आज इस देश में सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही। उदाहरण के तौर के ऊपर अभी योगेंद्र यादव जी ने कहा कि ये आरक्षण हम लोगों के अवसर खा रहा है। ये भ्रांति पूरे देश के अंदर है। किसी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के व्यक्ति से आप बात करो तो 100% इस सवाल का उत्तर आएगा, हाँ, आरक्षण योग्यता को खा रहा है, आरक्षण अवसर को खा रहा है। पर सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है, और दुर्भाग्य हम पिछड़ा वर्ग का है कि हम लोगों को भी सच्चाई पता नहीं। हमारे खुद के परिवार के सदस्य कर्नाटका से नेत्रपाल जी ने पिछले 10 वर्षों से यूपीएससी परीक्षा का रियल डाटा, सैंपल डाटा नहीं, 10,000 व्यक्तियों का रियल डाटा का जब आकलन किया तो डाटा के अंदर क्या फाइंडिंग आई कि ओबीसी वर्ग के छात्र अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के छात्रों से ज़्यादा लिखित रिटर्न के अंदर नंबर लेकर आते हैं। यह हकीकत है, और यह हकीकत हम लोगों को भी नहीं पता है, और देश के अंदर इस बात का कहीं भी उल्लेख, चर्चा नहीं होती। इंटरव्यू, जब यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू के अंदर हम लोगों को कैटेगरी बतानी पड़ती है, एससी, एसटी, ओबीसी तमाम वर्गों को कैटेगरी बताना पड़ती है, और इंटरव्यू के अंदर हम लोगों को नंबर कम दिए जाते हैं। ये कोई आरोप नहीं है, ये हकीकत है। ये डाटा कह रहे हैं, ये फैक्ट कह रहे हैं, ये फिगर कह रहे हैं, ये देश की हकीकत है। एक ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये वर्ग और ये जाति आरक्षण खा रही है। इस देश के अंदर 100% जातियों को आरक्षण है। कोई भी जाति इस देश के अंदर आरक्षण से वंचित नहीं। ओबीसी आरक्षण के तरह की कोई व्यवस्था इस देश के अंदर नहीं है। ये भ्रांति हम लोग खुद भी पालते हैं कि ओबीसी आरक्षण है। विशेषकर सरकारी नौकरी के अंदर ओबीसी आर्थिक पिछड़ों का आरक्षण है, जो इस देश के हर जाति को आरक्षण है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का हर जाति को भी वो आरक्षण का अधिकार है, वही आरक्षण का अधिकार पिछड़ों को। बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर किया जा रहा है कि ये पिछड़ा वर्ग संगठित नहीं हुई। ये आज से नहीं, हजारों वर्ष से ये जातीय व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि जो शूद्र है, जो 4 व्यवस्था
वर्ण व्यवस्था के अंदर हम लोग जो शूद्र के अंदर हैं, ये संगठित नहीं हुई, इसलिए ये जातीय व्यवस्था बनाई गई है। और आज भी ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि आपस में कैसे उलझा कर रखे, आपस में कैसे विवाद कर कर रखे। और वो सोच आज सफल हो चुकी है इस देश के अंदर, ये अपन लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे देश में बिहार और यूपी के अंदर एक पिछड़े वर्ग की आवाज उठी, और उस आवाज जैसे उठकर और सत्ता के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी हुई, तो बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई कि ये हिस्सेदारी और भागीदारी सिर्फ एक जाति विशेष को मिली। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, जब जातिगत जनगणना बिहार के अंदर हो चुकी है, ये भ्रांति फैलाई गई कि सिर्फ यादव जाति को ही पिछड़ों के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और भागीदारी है, तुम्हारा हक और अधिकार सिर्फ यादव जाति ने लिया। और हकीकत क्या है, जातिगत जनगणना ने हम लोगों को हकीकत बताया कि यादव जाति ने नहीं। 14% से ज्यादा यादव जाति जो हम लोगों के परिवार के अंदर है, बिहार के अंदर उनकी जनसंख्या है, और उनके जमीन के अंदर कितनी उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी है, यह आंकड़ा निकालोगे तो 14% हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं है। सरकारी नौकरियों के अंदर हिस्सेदारी भागीदारी कितनी है? 14% भागीदारी नहीं, आधी भी भागीदारी नहीं है। आर्थिक तौर पर क्या स्थिति है? सिर्फ वो पिछड़ों की लड़ाई में आज्ञावान थे, इसलिए उनको अपने परिवार से कैसे अलग कर सके उसमें वो सफल हो चुके हैं। आज हम लोगों के सामने चुनौती है कि हम कुछ अलग चीज नहीं मांग रहे हैं। संविधान के माध्यम से जो हमारा हक और अधिकार है कि सामाजिक तौर के ऊपर हम लोग, आर्थिक तौर के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, ये संविधान के अंदर कहीं प्रावधान नहीं है। संविधान की भावनाओं के विरोध के अंदर ये फैसले हो रहे हैं, और हम लोग भी मौन हैं। क्या हमको मौन रहना चाहिए? जब हम ये संविधान को उठाकर जय संविधान जय भीम बोलते हैं, तो हम लोगों का ये जिम्मेवारी बनती है कि संविधान की जो मूल भावना है, जो सामाजिक तौर के ऊपर पिछड़ापन है, उस आधार के ऊपर उनको हक और अधिकार मिलने चाहिए, जो हजारों वर्ष से आज बांटा जा रहा है। आर्थिक तौर के ऊपर बांटा जा रहा है। आर्थिक तौर पर क्या आज हम लोगों को बराबर का अधिकार मिल रहा है? सवाल का उत्तर है नहीं। आज हमारे परिवार में जो आईएएस है, उनमें से कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं? सरकारों में कितने हैं? स्टेट गवर्नमेंट में कितने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने हैं? आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं कि कई साल पहले हम लोगों को वहाँ आरक्षण नहीं था, पिछड़ों का आरक्षण नहीं था। राजस्थान के अंदर भी नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के अंदर आज से 2 साल पहले आरक्षण नहीं था पिछड़ों। आज इस देश में कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसके अंदर आरक्षण नहीं। आज आरक्षण के माध्यम से आज से 100 वर्ष पहले तमिलनाडु के अंदर जो आज जिनको हम लोग पूछते हैं, उनके संघर्ष के कारण, उन पेरियार के कारण उस वक्त आरक्षण की व्यवस्था है। क्या इस देश के विकास के अंदर, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु किसी भी मायने में पीछे है? नहीं है। आर्थिक तौर पर पीछे है? नहीं। शैक्षणिक तौर पर पीछे है? नहीं। वो आरक्षण की व्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा इस देश के अंदर किसी की भूमिका रही है, उस प्रदेश के अंदर गिनती होती है तमिलनाडु की। इस देश को समझना पड़ेगा। इस देश को विकसित देश बनाने के लिए वो मॉडल जो आज से 100 साल पहले तमिलनाडु के अंदर था, उस मॉडल पर हम लोगों को चलना चाहिए, या जो एक दूसरी सोच है, जो हम लोगों को आपस के अंदर टकराव, हम लोगों को आपस में विवाद कर कर आगे बढ़ाना चाहते। 27% हम लोगों को रिजर्वेशन मिले हुए आज कितने वर्ष हुए? क्या 27% हम लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है? आंकड़े उठाकर देखें। पार्लियामेंट के अंदर जब यह प्रश्न पूछा गया कि कितने प्रतिशत, क्या 27% आरक्षण ओबीसी को मिला है, उसका उत्तर केंद्र सरकार के अंदर नहीं, 27% नहीं है। आज हम लोगों की जनसंख्या कितनी है सबको पता है। हर राजनीतिक जो उम्मीदवार है अपने अपने पार्टी का, उसको बूथ के ऊपर किस जाति के कितने, जाति छोड़ो किस गोत्र के कितने मतदाता है, उन लोगों के भी उनके पास आंकड़े हैं। तो क्या देश को ये आंकड़े पता चलने चाहिए? नहीं पता चलने चाहिए। इन आंकड़ों से किसी को नुकसान नहीं होगा। इस आंकड़ों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो भारत को होगा। भारत को अपन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अगर देश बनाने चाहते हैं
तो सबकी हिस्सेदारी और सबके भागीदारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तब तक हम लोग भारत को सर्वश्रेष्ठ देश नहीं बना सकते हैं। ये सोच हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। ये लड़ाई उस सोच से है जो फैसले में, मेरे उदाहरण खुद मेरे प्रदेश राजस्थान के अंदर हम लोगों को कहने के लिए तो 21% आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है, पर जब भर्तियां निकलती थी तो 0%, 1% उन भर्तियों के अंदर ओबीसी के लिए पद सर्जित होते थे। उसका मूल कारण क्या है? आज 34 वर्ष बाद में भी, इस आरक्षण के बाद में भी प्रदेशों के अंदर रोस्टर नहीं बने हुए हैं। रोस्टर नहीं बने हुए हैं। कोई अनरिजर्व्ड, कोई किसी एक जाति के लिए और वर्ग के लिए नहीं है। अनरिजर्व्ड योग्यता के आधार के ऊपर जो बाकी बचे हुए हैं उन सभी के लिए है। जो मेरिट के अंदर जो आगे रहते हैं उन सभी के लिए है, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे अनरिजर्व्ड के लिए, उन सभी के लिए वो कैटेगरी के अंदर वो प्रावधान है। पर दुर्भाग्य ये हम लोगों का कि इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं जिससे हम लोगों के लिए उस हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित नहीं बना सकते। ये बहुत बड़ी चर्चा हो रही कि जो निर्णय हो रहे हैं उन निर्णय में हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी क्या है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि इस बजट बनाने वालों के अंदर उस निर्णय में कौन बैठा था, तो इस सवाल इस देश के अंदर जातिवाद के तौर के ऊपर देखा जाता है। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है। सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को जातिवाद के तौर के ऊपर करा जाता है। आज बिहार के अंदर जातिगत जनगणना के माध्यम से क्या हालात बने हुए हैं सबको पता है। क्या वह जातीय द्वेष भावना हुई, क्या वह दंगे भड़के नहीं हुए, ये कुतर्क है। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से इस बात को कि आज इस देश की आवश्यकता सिर्फ एक्सरे ही नहीं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम अगर किसी चीज का पहला कदम जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना जो सच्चाई को पता करने में किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। एक जो विचार, एक सोच जो स्टेटस को बनानी चाहती है, जो हमारे देश के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी की सोच के खिलाफ अतिक्रमण कर रखना चाहती है, जो ये नहीं चाहती सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रही, उस सोच को जरूर इससे तकलीफ हो सकती है, असहमति हो सकती है। वरना इस देश को, जो देश के राष्ट्रीय भक्त हैं, उनको कभी भी तकलीफ नहीं हो सकती है जातिगत जनगणना के माध्यम से। जातिगत जनगणना के माध्यम से हमें क्या पता चलेगा? जातिगत जनगणना के माध्यम से हर पैमाने में हम लोगों के पास जमीन कितनी है। मैं उदाहरण वापस राजस्थान का देना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर एक सर्वे हुआ जिसमें भरतपुर और धौलपुर, उन दोनों जिलों के अंदर जाट जाति जो ओबीसी के अंदर हम लोग मेरी जाति है, उसके संदर्भ में हुआ कि जमीन के ऊपर उन लोगों के पास कितनी जमीन है। जो औसतन जमीन है उसे 1/4 जमीन उन दोनों जिलों के अंदर उन लोगों के पास है। यही हकीकत कमोवेश पूरे राष्ट्र के अंदर है। नहीं तो हम लोगों की जमीन, नहीं हम लोगों को नौकरी, नहीं हम लोगों के पास व्यापार का माध्यम, नहीं निर्णय के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी। इस रूप से इस देश को कैसे हम लोग आगे लेकर जा सकेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने में हम लोग कैसे योगदान कर सकेंगे, ये सवाल मैं इस देश के सामने रखना चाहता हूं। जब रंगभेद का आंदोलन चल रहा था, अब्राहम लिंकन जैसे कई लोग कालों के साथ में खड़े रहे। आज इस आंदोलन के अंदर तमाम लोग जो इस भारत से, देश से प्यार करना चाहता है, वो सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी के साथ में हम लोगों के साथ दे और जातिगत जनगणना करवाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय मीम। Thank you, sir. I request before Sri Dayakaranna's speech, I request Dr. Ala Venkateshwar garu, Professor Suraj Mandal garu, Sri Ratan Lalji to come onto the dais. So they are also speakers. I request those who completed the speech to actually occupy in the front row so that other speakers will actually join and there's Anna Dayakaranna. Before that, one civil services issue is there, 1 minute only. I request Shashank Ratnuji to actually deliver this thing. Ratan Lalji, please. Take. So,
बहुत लोगों ने अभी हाँ, ठीक है। लगभग सभी लोगों ने अभी कास्ट सेंसस पे बात करी है। हालांकि आज का कन्वेंशन, टुडेज कन्वेंशन, द सेकंड टॉपिक इज ओबीसी इश्यूज। तो ओबीसी इश्यूज केवल कास्ट सेंसस ही नहीं है। थोड़ा कमोशन है, हरीश जी जा रहे हैं। हमें ये भी समझना होगा कि ओबीसी कौन है, हु इज़ ओबीसी। यहाँ मंच पे भी सब लोग बैठे हैं एंड ऑल द क्राउड इज़ देयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओबीसी कौन है, तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। कौन है ओबीसी? यहाँ सब वक्ता बोले ओबीसी ओबीसी ओबीसी। कौन है ओबीसी? आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि ओबीसी को लट्टू बना दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन क्लियर ही नहीं है, पहचान क्लियर नहीं है। उसके कई कारण हैं। सेंट्रल की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है, और एक क्रीमी लेयर की भी एक तलवार है। इसके कारण ओबीसी कभी भी यूनाइट नहीं होता। ओबीसी में यूनिटी की भारी कमी है। उस कमी का कारण क्रीमी लेयर, सेंट्रल की लिस्ट और स्टेट की लिस्ट। ये कई लोगों को यहाँ फिर से नहीं पता होगा कि जो स्टेट की लिस्ट में ओबीसी हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी एलिजिबल है। तो वो कहीं ना कहीं जो यूनिटी, जो फीलिंग, जो एक एहसास है कि हाँ मैं क्या पिछड़ा हूँ या नहीं, वो कभी बनती ही नहीं। क्रीमी लेयर के बारे में भी एक बार मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप थोड़ा आपस में बात ना करें। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्रीमी लेयर 93 में प्रसाद कमेटी के बाद आया और उसका एक क्लैरिफिकेशन 2004 में आया, जिसकी फाइल गायब है। यहाँ मंच पे पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबरान बैठे हैं। आई डिपोज बिफोर वन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी इन पास्ट। द फाइल with regards to creamy layer is missing in India, is missing. We are all sitting here, we are discussing OBC. The file with regards to creamy layer is missing. ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हरीश जी बात करके जा रहे थे। हरीश जी ने एक मुद्दा उठाया कि डोमिनेंट कास्ट, कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है कि यादवों ने हक मार लिया या जाटों ने राजस्थान में मार लिया। वो डिवाइड करने के लिए जाता है। इसी तरह से क्रीमी लेयर भी डिवाइड करता है। क्रीमी लेयर आपको ये जानने ही नहीं देता कि आप ओबीसी हो या नहीं हो। तीसरा मुद्दा संस्कृताइजेशन का है। कुछ कास्ट, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शायद अगर लोधी हो तो लोधी कहेगा मैं लोधी राजपूत हूँ, कोई कहेगा मैं फलाना ब्राह्मण हूँ। इन 3 कोर मुद्दों के कारण जड़ की मूल रूप से जो समस्याएं हैं वो हैं। केवल कास्ट सेंसस से हल नहीं होने वाला। केवल कास्ट सेंसस पूर्ण हल नहीं है। क्रीमी लेयर पर वार, क्रीमी लेयर का रैशनलाइजेशन, आपको ये एहसास होना, पता होना कि क्या आप ओबीसी हैं भी या नहीं। आर यू ओबीसी और नॉट, आर यू आइडेंटिफाइंग एज ओबीसी और नॉट, इज कंपल्सरीली टू गेट यूनाइटेड. Sir knows we had appeared in EWS case as well. How the hearings were conducted, less said is better. But that unity is missing. And that is missing because of these core issues. We all are sitting, we don't even know whether we are OBCs or not. There was no single answer from anyone. There is no definition in fact. ऐसी BC की कोई एक सिंगल डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है. मराठा जजमेंट के बाद 2 लिस्टों को बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के बजाय कुछ और कर दिया गया और हमें सब फिर से ये सब नहीं पता. तो मैं चाहता हूँ हम लोग इस पे पैम्फलेट भी बांटेंगे. AIOBC किरण जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विल फर्दर दिस इशू. बट केवल कास्ट सेंसस नहीं, इन गंभीर दूसरे विषयों के अंदर भी जाया जाए. जब तक हम नहीं जाएंगे वी विल नेवर कम टू नो व्हाट द रियल प्रॉब्लम्स आर. थैंक यू. Thank you, sir. I request Sri Addanki Dayakar garu to address the gathering. నీది కూడా తీసుకో, ఇక మైక్ తీసుకో. నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కానీ నువ్వు తెలుగులో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను తెలుగులో మాట్లాడితే 2 minutes, ఎందుకంటే ఎక్కువ అందరూ తెలుగు వాళ్ళే కనపడుతున్నారు వేదిక మీద. నేను బేసికల్గా ఎస్సీని, దళిత్, ఐఎమ్ దళిత్ హూ, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు సపోర్ట్ ఓబీసీ మూమెంట్. వై? బికాస్ పూలే అంబేద్కర్ ఐడియాలజీ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఏ జాతిలో ఉన్నా ఓబీసీ మూమెంట్కు సపోర్ట్ చేస్తారు. People who are having ideology of Pule and Ambedkar thought will definitely support the cause of OBCs.
కిరణ్కి కానీ మీ అందరికీ ఈ వేదిక మీద ఉన్న కృష్ణన్న కానీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న కానీ మా గాయత్రి రవణ కానీ తెలంగాణ మూమెంట్ నడిపిన నాయకులం ఇక్కడ ఉన్నాం. Starting from Krishnaya ji, Sri Gayatri Ravi ji, or Sri V. Srinivas Gaud ji, all are actually who led the Telangana movement. They are here, including Addanki Dayakar garu. కిరణ్కు నేను ఒకటే సూచిస్తున్నా, మండల్ కమిషన్ స్ఫూర్తితో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక 10 మంది మీలాంటి వాళ్ళని తయారు చేసుకోండి. ఈ మూమెంట్ను జనగణనే కాదు రిజర్వేషన్ల సాధన వరకు మనం తీసుకుపోదామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. This is a request this is actually a kind of order to All India OBC Students Association. By taking the inspiration from the Mandal Commission report, we have to form at least 10 members in each state to take forward some of the social justice issues, not only confined to the caste census issue, but more reservation issues and other social justice issues. సెన్సెస్ అనేది ఒక సంవత్సరం మాత్రమే చేయగలిగిన ఒక అంశం, కానీ రిజర్వేషన్ల సాధన అనేది 75 సంవత్సరాల నుంచి ఓబీసీలకి దేశంలో అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది. Census is actually related to some policy decision, but reservation issue, if you can take, we actually OBCs for past 70 years we are being deprived of our rights. కాకా కాల్కేకర్ కమిటీ ఇండిపెండెన్స్ కంటే ముందు బీపీ మండల్ కమిటీ విపి సింగ్ తరహాలు సమయంలో, కానీ ఇంకెప్పుడు ఓబీసీలకు చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్లు? Starting from Kaka Kalekar Commission and BP Mandal Commission, but we are still actually demanding reservations in legislatives for OBCs. ఆర్ కృష్ణన్న నాకు తెలిసి ఒక 15 ఇయర్స్ నుంచి రిజర్వేషన్లు చట్టసభల కోసం ప్రతి పార్లమెంట్ సెషన్కు ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఉండడం అనేది నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నా. Since SAR's childhood, R. Krishnaya ji actually conducting so many protests at Jantar Mantar in Delhi since his childhood. కానీ భారత సమాజంలో శూద్రులుగా ఉన్న ఓబీసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయం అనేది ఇంకా ఏ జాతికి జరుగుతలేదని నా వ్యక్తిగత భావన. In Indian society, in fact, OBCs are actually deprived of many rights when we compare with other social segments. మీ రిజర్వేషన్ల పోరాటం మన రిజర్వేషన్ల పోరాటంగా, సెన్సెస్ నుంచి రిజర్వేషన్ల సాధన పోరాటంగా మార్చాలనేది నా విజ్ఞప్తి. అందుకే ఇక్కడికి నేను మాట్లాడడానికి వచ్చిన. We have to transform our caste census movement to actually towards reservations movement. So that's the reason he is here to address us. తరతరాలుగా ఈ దేశంలో ఉన్న శూద్రులకు జరుగుతున్న అన్యాయాల మీద నేను ఇండియా ఫైల్స్ అనే మూవీ నేను హీరోగా తీసిన. అది డెఫినెట్గా ఈ 2000 డిసెంబర్ వరకు వస్తుంది. దాంట్లో ఓబీసీలే కాదు, ఈ 10,000 సంవత్సరాల నుంచి ఈ దేశం మూలవాసులుగా ఉన్న శూద్రులుగా ఉన్న ఓబీసీలు, అణగారిన వర్గాలు పడుతున్న కష్టాలన్నీ కూడా ఆ మూవీలో నేను చూపించిన. Actually, Sir directed India Files. He himself was actually a hero in that movie. He directed it, and in fact, he has shown the caste discrimination that is happening to actually Shudras in India Files. India Files is the movie name. Actually, he directed it and he himself acted as a hero. In that, he has shown entire caste system, what is happening in this caste system, and what actually rights deprived for the deprived sections that are Shudras. సౌత్లో తెలుగులో ఓబీసీల యొక్క బలం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది, రాజకీయ చైతన్యం ఉన్నది. సౌత్ యొక్క బలాన్ని నార్త్తో కలిపి రేపు మహా ఉద్యమం మండల్ స్ఫూర్తితో ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Along with our South friends, because the social justice movement is so strengthened in the South, along with the South,
we from North India and South India, we have to take this Mandal movement forward. So thank you very much. I am today onwards, I am with you and my organization Malamanad also with you. Mr. Kiran, you are the right person to the south. I can help all the momentum, and also I am directly involved this movement. I am promising you. We thank, actually SARS movement, Mala Mahanadu is actually with our movement, with All India OBC Students movement, and we are very much thankful for him for be supporting to our organization, and also we can together can build the social justice movement in this country along with our North Indian friends. Jai Bhim, Jai Phule, Jai Bhim, Jai Phule, Jai Bharat, Jai India. Thank you very much. Actually, we have invited speakers from different sections. We have invited OBCs, Dalits, Muslims, minorities, and also women for this section. That is our intention. With this note, I request Sri Vaddiraju Ravichandar Garu, famously called as Gayatri Ravi Garu, to address this session.